इतिहास पढ़ाने का मूल उद्देश्य ये है जिससे कि आप इतिहास में हुई गलतियों से सीख सके। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने पहाड़िया के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, पहाड़िया लोगों के बारे में जो कहां रहते थे, राजमहल की पहाड़ियों में। कहां रहते थे, राजमहल की पहाड़ियों में। और उनका जीवन पूर्ण रूप पर किस पर निर्भर था, जंगल पर, जंगल पर पूर्ण रूप से निर्भर था। और वो अंग्रेज सरकार की या कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बहुत दखल अंदाजी करते थे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलाने नहीं देते थे और उन्हें जंगलों से कोई पैसा भी नहीं मिलता था। किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जंगलों में रहने वाले लोग उन्हें किसी भी प्रकार का करवर नहीं देते थे। समझ में आई बात। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी की। जंगल इतना बड़ा है और इतने लोग रह रहे हैं फिर भी हमें इससे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को साफ किया और जंगलों को साफ करके क्या बनाया, उनको खेत, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। और ये काम अंग्रेजों ने खुद नहीं किया है। अंग्रेजों ने ये काम, जंगलों को कटवाने का काम और पहाड़िया लोगों के जंगली जीवन को प्रभावित करने का काम भारतीय लोगों से ही करवाया है। और उनमें एक ये प्रजाति थी जिसे संथाल कहते हैं। संथाल लोग वो हैं जो एक घुमक्कड़ प्रजाति थी और इनको एक जगह पे बसाने में अंग्रेजी शासन की वो चाल बहुत बड़ी थी जिसमें वो पहाड़िया लोगों से अपने प्रतिशोध लेना चाहते थे और जंगलों को काट कर खेत बनाना चाहते थे। उस काम को करने में अंग्रेजों का साथ इन्हीं लोगों ने दिया और बाद में इन लोगों ने अंग्रेजी शासन का पुरजोर विरोध भी किया। अंग्रेजी शासन का इन्होंने पुरजोर विरोध भी किया। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि संथाल कौन है और इन्होंने किस प्रकार से पहले अंग्रेजों का साथ दिया और फिर किन कारणों से इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो आइए पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। बंगाल में संथालों का आगमन 1780 के दशक के आसपास हुआ। वे जमींदारों के खेतों में भाड़े पर काम करते थे। जमींदारों को खेती के लिए नई भूमि तैयार करने तथा खेती का विस्तार करने के लिए उनके श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ब्रिटिश अधिकारियों की नीति कृषि भूमि का विस्तार करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करने की थी। अब भाई जमीन का विस्तार करना है तो कैसे होगा? जमीन का विस्तार तो एक ही तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? जंगलों को काट के। और आपने पढ़ लिया संथाल कौन है। संथाल कौन है? एक सिंपल मजदूर जो कि जमींदारों की खेती पर मजदूरी करने का काम करते थे। जमींदारों की खेती पर क्या करने का काम करते थे? मजदूरी करने का काम करते थे। इनके पास अपने कोई खेत वेत नहीं थे। ये जमींदारों के खेत पे काम करने का काम करते थे। और अंग्रेजी सरकार का पूरा उद्देश्य तैयार था कि हमें खेतों का विस्तार करना है जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। उन्हें अपनी कमाई बढ़ानी थी और कमाई तभी बढ़ सकती थी जब खेत बढ़ेंगे। और खेत कैसे बढ़ाए जा सकते थे? जब जंगल काटे जाएंगे। जंगल काटे जाएंगे तभी खेती को बढ़ाया जाएगा। तो सांथालों को उस काम के लिए तैयार किया जाता है। क्या देकर? कि तुम जितना जंगल काट के खेत बनाओगे उस खेत के मालिक तुम बन जाओगे। और सबकी इच्छा होती है भाई मालिक बनने की। तो किसी को भी नौकर बन के जीवन जीना पसंद नहीं होता। क्यों होता है? पसंद नहीं होता। सबको ही पसंद है कि वो मालिक बने। तो क्या होता है? सुनना। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ब्रिटिश अधिकारियों की नीति कृषि भूमि का विस्तार करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करने की थी।
इसके लिए उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों को एक स्थान पर रहकर अस्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, पर वो लोग तो तैयार थे नहीं। कौन? पहाड़िया लोग एक जगह पर रहकर खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अंग्रेजों के अधीन काम करने को तैयार ही नहीं थे। कौन? आपके पहाड़िया लोग। जब अंग्रेजों की बात पहाड़िया लोगों ने नहीं मानी तो अंग्रेजों ने फिर दूसरी चाल चली, और दूसरी चाल में वो किसे शामिल करते हैं? संथालों को। सुनना, किंतु पहाड़िया लोग जंगलों को काटकर अस्थायी कृषि करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो जंगलों को तो अपना सब कुछ मानते थे ना। कौन? पहाड़िया लोग जंगलों को अपना जीवन समझते थे। वो जंगलों में ही उनका सब कुछ हुआ था, मतलब वो उनके लिए जंगल उनकी मां के समान था। वो जंगल को किसी भी हालत में काटने को तैयार नहीं थे। पर अंग्रेजों को क्या करना था? अंग्रेजों को तो कृषि भूमि में वृद्धि करनी थी, क्योंकि उन्हें तो क्या करना है? उन्हें राजस्व कमाना है। उन्हें अपने राजस्व से मतलब है, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने राजस्व से मतलब है। और राजस्व में वृद्धि तभी होगी जब अस्थायी खेती होगी। बिना अस्थायी खेती के राजस्व में वृद्धि नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पर। समझ नहीं बात? आप जंगलों में रहोगे, कभी यहाँ खेती कर रहे हो, कभी वहां खेती कर रहे हो। अब जब मैं राजस्व कलेक्ट करने गया तो आप मिले ही नहीं, तो राजस्व तो नहीं मिल पाएगा। और मैं आपके पास आऊंगा, जंगलों में आऊंगा, आप मुझे मार डालो, क्या पता। समझ नहीं बात? तो इसलिए पहाड़िया लोगों से राजस्व कलेक्ट करने की अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती थी जंगलों में जाकर। और जब तक वो एक जगह रहकर स्थायी खेती करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक तो उन्हें पहाड़िया लोगों से किसी भी प्रकार के राजस्व की उम्मीद ही नहीं थी। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि उन्हें अस्थायी एक सामाजिक जीवन में परिवर्तित किया जाए, लेकिन वो सामाजिक जीवन में परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने जंगलों को काटने से साफ इनकार कर दिया। अब अंग्रेज क्या करते हैं? सुनना, किंतु पहाड़िया लोग जंगलों को काटकर अस्थायी कृषि करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंततः ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर आकर्षित हुआ। सुनते रहना। उल्लेखनीय है कि संथाल पहाड़िया लोगों के समान उपद्रवी नहीं थे। वे जंगलों को साफ करके उस क्षेत्र में अस्थायी कृषि करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिए। संथालों ने वहां रहने वाले पहाड़िया लोगों को नीचे के ढलानों पर भगा दिया और जंगलों को साफ करके वहां बस गए। संथालों ने अपने परिश्रम से अपने कृषि क्षेत्र की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि कर ली, और शीघ्र ही यह क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। 1810 ईस्वी के अंत में जब बुकानन राजमहल श्रृंखला के एक भाग गंजूरिया पहाड़ को पार करके एक गांव में पहुंचा तो वहां उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे लगा कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग ने उस क्षेत्र के स्वरूप को ही बदल दिया था। इस पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यहाँ पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसकी सुंदरता एवं समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। बुकानन का एक विचार था कि वहां की भूमि चट्टानी होते हुए भी अत्यधिक उपजाऊ थी, और उसने उतनी बढ़िया तंबाकू एवं सरसों और कहीं नहीं देखी थी। तो संथालों ने पहाड़िया इलाके को अपने परिश्रम से खेतों में परिवर्तित कर दिया था, और वहां पर तंबाकू और सरसों की फसलें उगाई जा रही थी। और जब इसने देखा बुकानन ने, तो इसकी आंखें चौंधिया गई कि वाह, इन्होंने अपने परिश्रम से क्या करके दिखा दिया। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि इस चट्टानी जमीन को इतना उपजाऊ बनाया जा सकता है।
लेकिन इन्होंने तो अपने परिश्रम से इस चट्टानी जमीन को, जंगल वाली जमीन को पूरा परिवर्तित करके खेती वाली जमीन में परिवर्तित कर दिया और वो करके दिखाया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। ये कौन कह रहा है? ये बुकानन कह रहा है। ये बुकानन कह रहा है, जो अंग्रेजी अफसर है, समझ में आई बात? वो कह रहा है ये बात, क्योंकि उसे इस बात पे यकीन ही नहीं था। जब वो पहाड़िया लोगों से मिला था, पहाड़िया लोग, आपने सुना पढ़ा कि पहाड़िया लोग बहुत ही उसे शक की दृष्टि से देख रहे थे, और वो जहां भी आता पहाड़िया लोग वहां से भाग जाते, है ना। बुकानन जहां भी जाता पहाड़िया लोग वहां से भाग जाते, या पहाड़िया लोगों पे वो हमले कर देते। कौन? पहाड़िया लोग। किस पर? बुकानन पर। लेकिन जब सांथालों ने उस एरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वो जब एक गांव के रूप में रहने लगे और उन्होंने जब जंगलों को साफ करके खेत में परिवर्तित कर दिया, तो बुकानन ने एक दूसरी बात कही जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है। सांथालों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए बुकानन ने लिखा था, नई जमीन साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं किंतु नीचता से रहते हैं। देख रहे हो? किंतु वो नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बड़ा नहीं होता, बाढ़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती, जिस पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मैली कुचली होती हैं, उनकी छत सपाट होती हैं, उनमें उभार बहुत कम होता है। ये बुकानन किसके बारे में बता रहा है? सांथाल लोगों के बारे में बता रहा है कि सांथाल लोग बहुत ही मतलब असभ्य तरीके से रहते हैं। असभ्य मतलब गंदगी में रहते हैं, सफाई पसंद लोग नहीं है ये। और देखो, गांव में जो रहता है बहुत सारी समस्याएं होती है गांव में। आप भी जानते हो, गांव में सारी वो सुविधाएं नहीं होती जिनकी हम शहरों में कल्पना करते हैं, जो देखते हैं। जिस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम शहरों में होता है, उस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम गांव में नहीं होता। तो गांव का जो गंदा पानी होता है वो घर के आसपास ही बहता दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए बुकानन ऐसी बकवास कर रहा है जो उसने देखा। दामिन ए कोह का सीमांकन। दामिन ए कोह का सीमांकन क्या है, चलिए समझते हैं। आपने जान लिया कि सांथालों ने पहाड़ी जमीन को उपजाऊ जमीन बना दिया है और उस पर खेती होने लगी है बहुत अच्छी। अब अंग्रेजों को उस पर कब्जा भी तो करना है ना भाई। अगर उस पर कब्जा नहीं करेंगे तो सांथाल अमीर नहीं हो जाएंगे, और अमीर हो जाएंगे तो फिर मजदूरी कौन करेगा? गरीब इसीलिए तो रखे गए हैं ना कि अगर गरीब नहीं रहेगा तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी करने वाले भी तो चाहिए ना भाई। नहीं तो फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को साफ कौन करेगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेबर वर्क का काम कौन करेगा? लेबर भी तो चाहिए ना। इसीलिए तो बहुत से लोगों को गरीब रखा जाता है, जानबूझकर बनाकर उन्हें गरीब रखा जाता है। तो सांथालों को भी गरीब कैसे रखा गया? उन्होंने जिस भूमि को अपने खून पसीने से खेत बनाया, उस भूमि को उनसे कैसे छीना गया सुनो। 1832 ईस्वी तक एक विशाल भूक्षेत्र का सीमांकन दामिन ए कोह अथवा संथाल परगना के रूप में कर दिया गया। इस क्षेत्र को संथाल भूमि घोषित कर दिया गया। सांथालों को इस क्षेत्र के अंदर रहना था, हल से खेती करनी थी और इस प्रकार स्वयं को अस्थायी किसानों के रूप में परिवर्तित कर लेना था। सांथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में एक महत्वपूर्ण शर्त थी, उन्हें पहले 10 वर्षों के अंदर प्राप्त भूमि के कम से कम 10वें भाग को कृषि के योग्य बनाकर उस पर खेती करनी थी। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद उसका मानचित्र तैयार किया गया। इसके चारों तरफ
खंभे लगाकर इसकी परिसीमा का निर्धारण कर दिया गया। इस प्रकार यह भूभाग मैदानों के अस्थायी कृषि क्षेत्र से एवं पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से पृथक हो गया। सांथाल बस्तियों में विद्रोह। सुनना, सांथाल बस्तियों में विद्रोह क्यों होता है? सांथालों के विषय में यह प्रसिद्ध था कि वे सबसे योग्य स्थानों की खोज में भूख प्यास की चिंता किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। जब अब दामिने को के रूप में मानो उनकी यात्रा को मंजिल मिल गई। दामिने को के सीमांकन के पश्चात सांथालों की बस्तियों में तीव्रता पूर्वक वृद्धि होने लगी। 1838 ईस्वी में सांथालों के ग्रामों की संख्या केवल 40 थी, जो 1851 ईस्वी तक बढ़ते बढ़ते 1443 हो गई। इस अवधि में सांथालों की जनसंख्या में भी अशातित वृद्धि हुई और यह 3000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि खेती में वृद्धि हुई, खाने पीने की सारी सुविधाएं हो गई, जिस कारण से परिवार बढ़ा। परिवार तभी बढ़ता है जब लोगों के पास सुख सुविधाएं होती हैं। बिना सुख सुविधा के परिवार नहीं बढ़ता भाई, ये जान लो। तो ये जो दिखा रहा है सांथालों की जो संख्या बढ़ी, उसके पीछे उनके पास अपनी खुद की भूमि थी और उनके पास एक निश्चित भूमि थी कि ये इतनी भूमि हमारी है और इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण हमारा है, जिस कारण से उनके परिवारों में वृद्धि हुई, उनका समाज बढ़ा। लेकिन अंग्रेजों ने जो काम करवाया था वो सांथालों के लिए नहीं करवाया था, वो उन्होंने अपने लिए करवाया था। वो जमीन उन्होंने अपने लिए खाली करवाई थी और उसे खेत बनाया था, ना कि सांथालों के लिए। तो अब समय आ गया था सांथालों से उस जमीन को छीनने का और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने। तो कैसे किया? सुनना। खाना बदोशों का जीवन छोड़कर एक स्थान पर बस जाने से उन्हें वाणिज्यिक फसलों को उगाने का प्रोत्साहन मिला। उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और वे व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। खेती का विस्तार होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगी। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पे, सांथाल विद्रोह। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो सांथालों ने विद्रोह क्यों किया? प्रश्न आता है ना मन में कि जब उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, उनके पास खेत भी थे, सब कुछ था, उनका परिवार भी अच्छा चल रहा था, फिर सांथालों ने विद्रोह क्यों किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और यह आएगा भी, प्रश्न ऐसे ही आएगा। सांथाल विद्रोह के कारणों को स्पष्ट कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि सांथालों ने विद्रोह क्यों किया। तो सुनना, इस्तिमरारी बंदोबस्त के कारण सांथालों की जमीन उनके हाथों से निकलने लगी। नए जमींदार उनकी जमीनों के मालिक बन बैठे और उनसे मनमाना लगान वसूल करने लगे। जमींदारों के शोषण से बचने के लिए जब शांति प्रिय सांथालों ने जंगलों को साफ करके वहां खेती करनी शुरू कर दी तो महेशपुर और पाकुड़ के पड़ोसी राजाओं ने सांथालों के ग्रामों को जमींदारों और साहूकारों को पट्टे पर देना प्रारंभ कर दिया। सांथाल अंचल में बाहरी लोगों के क्रमशः प्रवेश के परिणाम स्वरूप सांथालों के शोषण एवं कष्टों में वृद्धि होने लगी। एक समकालीन लेखक ने 1856 ईस्वी के कलकत्ता रिव्यू में सांथालों की दशा का वर्णन करते हुए लिखा था, जमींदार, पुलिस, राजस्व और अदालत के नौकरशाह तथा कर्मचारी सभी सांथालों का भयंकर शोषण करते, बलपूर्वक उनकी जमीन संपत्ति छीन लेते तथा उन्हें अपमानित करते, मारपीट तथा दूसरे उत्पीड़नों का जाल फैल गया था। कर्ज का सूद 50 से लेकर 500% तक वसूल किया जाता था। देख रहे हो,
जहां पहले वो खुद जिस जमीन के मालिक थे, उन जमीनों को राजाओं ने जमींदारों को पट्टे पर दे दिया। जमीन साफ इन्होंने करी, जंगल से उसे खेत इन्होंने बनाया, और खेत बनने के बाद इस्तिमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत उन जमीनों को जमींदारों के हाथ सौंप दिया गया, और कर इतना बढ़ा दिया गया कि धीरे धीरे सांथालों की जमीन जमींदारों के हाथ में गिरवी आ गई। धीरे धीरे सांथाल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, आर्थिक रूप से कंगाल हो गए। किसके कारण? अंग्रेजी कर व्यवस्था के कारण, उनके इस्तिमरारी बंदोबस्त के कारण। जो जिस जमीन को उन्होंने साफ किया, खेती लायक बनाया, कुछ समय तक तो उसका मालिकाना अधिकार उनके पास था, लेकिन कुछ समय बाद वो जमीन जमींदारों के हाथ में चली। कैसे चली गई भाई? अंग्रेजी शासन की कुनीतियों के कारण। समझ में आई बात? और इस कुनीति को स्थापित करने में कोई बाहरी नहीं आया है। भारत के राजाओं ने, भारत के जमींदारों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया है उन कुनीतियों को पालने में और पोसने में, किसी और ने नहीं। ये भी जान लो आप, किसी और ने नहीं किया कुछ भी, सब कुछ भारतीयों ने ही किया है। ये भी जान लो आप, किसी और ने नहीं किया है। मेरे भाई, इस भारत को शोषित, भारत के गरीब लोगों को शोषित करने का काम भारत के अमीर लोगों ने ही किया है, और आज भी हो रहा है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इन अमीरों की चालों को। ये मीठी बातें जरूर करेंगे आपसे, लेकिन ये आपको लूट लेंगे। मीठी छुरी से किया हलाल, समझ में आई बात? आपके मीठी छुरी लगा के आपको हलाल कर लेंगे और आपको पता तक नहीं चल पाएगा। इन सांथालों को कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे इनकी जमीनों को जमींदारों ने हथिया लिया। भाई, खेती किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। किसी साल कम होती है, किसी साल ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है और किसी साल ज्यादा होती है, लेकिन कर में कोई कमी नहीं होती। कर हमेशा एक बराबर होता है। जिस बार कर देने में सफल होते हैं, उस बार उन्हें कर देने के लिए जमींदारों से लोन लेना पड़ता है, और एक बार इस लोन के चक्कर में फंस गए तो फिर इस लोन के चक्कर से वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। निकल तभी पाते हैं जब उनकी जमीन नीलाम हो जाती है। तो इस प्रकार से जमींदारों ने सांथालों की जमीनों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से, इस नीति से, समझ में आई बात? अपनी कर नीतियों से अंग्रेजों ने सांथालों की जमीनों को जमींदारों के अधीन करा दिया। आगे सुनिए, ठीक है। मारपीट तथा दूसरे उत्पीड़नों का जाल फैल गया था। कर्ज का सूद 50 से लेकर 500% तक वसूल किया जाता था। सुन लिया? कर का सूद कितना लिया जा रहा है? इंटरेस्ट 5 से 500 रुपए तक कितना सूद लिया जा रहा है, आप देखो ना। आगे सुनिए। अंततः इन सभी अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप धारण कर लिया, जो 1855-56 ईस्वी के सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। ये पूरा का पूरा 1857 के विद्रोह की रूपरेखा बन रही है। आप देख लो ये कब हुआ है विद्रोह, 56-57 में, और 56-55-56-57 में विद्रोह होगा, तो उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। एक दिन में विद्रोह नहीं पैदा हुआ है, विद्रोह पैदा होने में लंबा समय लगा है। तो इसीलिए 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि उस समय तक हमारे देश का किसान अंग्रेजी शासन की कुनीतियों से पूर्ण रूप से भर गया था, पूर्ण रूप से उनके शोषण से भर गया था। अब उसमें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी और उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। लेकिन कुछ
भारत के वफादार अंग्रेजी कुत्तों ने भारत की आजादी को रोक दिया, नहीं भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। 57 में नहीं तो 60 में तो आजाद हो ही जाता, लेकिन कुछ वफादार अंग्रेजी कुत्तों ने भारत को अंग्रेजों की जंजीर में और जकड़ दिया। सुनना ध्यान। इसमें भागलपुर, मानभूम और राजमहल की जनजातियों ने विशेष रूप से भाग लिया। राजमहल के भगना हीडो गांव के चूलो सांथाल के 4 पुत्रों सिद्धू, कन्नू, चांद और भैरव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 ईस्वी की रात को 400 गांव के 10,000 से भी अधिक प्रतिनिधि भागना हीडो की सभा में सम्मिलित हुए। सिद्धू और कन्नू ने सभा को संबोधित किया तथा सांथालों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया। सभा में सांथालों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। सभा ने एक स्वर से जमींदारों, महाजनों, अंग्रेज शासकों, पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि के अन्याय और अत्याचार सहन न करने की शपथ ली। महाजनों, जमींदारों एवं भूमि कर अधिकारियों के घर, रेलवे स्टेशन तथा डाकघर, पुलिस तथा नील अधिकारियों की फैक्ट्रियां आदि सांथालों के आक्रमण के प्रमुख केंद्र थे। तो अंग्रेज सांथालों ने निश्चय कर लिया था सालों को फूंक ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब इनके अधीन हमें नहीं रहना, इनके अधीन नहीं रहना। और 2 भाइयों ने इस नेतृत्व को संभाला है सांथालों के विद्रोह। किन्होंने? कन्नू ने और सिद्धू ने। सिद्धू और कन्नू सांथाल विद्रोह के सबसे बड़े नेता बने और उन्होंने सांथालों को एकजुट किया और सांथालों में ये चेतना जगाई कि अब हमें साहूकारों की, अंग्रेजों की, पुलिसों की, मजिस्ट्रेटों की, नील के फैक्ट्री मालिकों की गुलामी नहीं करनी। अब हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना। आगे सुनिए। सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ 7 जुलाई 1855 ईस्वी को दीघी नामक स्थान से घटने वाली एक छोटी सी घटना से हुआ। दीघी थाने का थानेदार 2 सांथाल कैदियों को ले जा रहा था। सिद्धू और कन्नू ने इन दोनों सांथाल कैदियों को छुड़वाने का प्रयत्न किया, किंतु थानेदार ने जोश में आकर सिद्धू और कन्नू को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उत्तेजित सांथालों ने थानेदार महेश लाल दत्त की वहीं हत्या कर दी और अन्य पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। सिद्धू और कन्नू को सांथालों के राजा तथा चांद और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। विद्रोहियों ने कंपनी का राज खत्म होने और स्वाधीन संथाल राज्य स्थापित होने की घोषणा की। लगभग 60,000 की विशाल सेना को टुकड़ियों में बांटकर सांथालों ने सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा ब्रिटिश राज समर्थकों पर हमले करने प्रारंभ कर दिए। सांथालों का नारा था, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो, क्योंकि इन्होंने ही सांथालों को पर अत्याचार किया था। इसीलिए एक टुकड़े ने बुदकीपुर नामक गांव पर आक्रमण करके अनेक अंग्रेजों की जीवन लीला समाप्त कर दी। एक दूसरी टुकड़ी ने साहबगंज में अनेक अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया। भागलपुर का कलेक्टर जो उस समय राजमहल में ने किसी प्रकार छिपकर अपने प्राणों की रक्षा की। गोंडा अंचल में विद्रोही सांथालों का नेतृत्व गोकू ने किया। उसके नेतृत्व में कई हजार सांथालों ने इस अंचल के भगोड़े महाजनों को खोज कर मौत के घाट उतार दिया।
ब्रिटिश सरकार ने सांथालों के विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय कर लिया। लगभग 15,000 प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना सांथाल गांवों को जलाती और सांथालों को कत्ल करती हुई आगे बढ़ने लगी। सांथालों ने बार हाइद को अपना मुख्य केंद्र बनाया और छापामार रण पद्धति का सहारा लेकर अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ाने प्रारंभ कर दिए। इस बीच विशाल संख्या में लोहार, कुम्हार, चमार, डोम आदि भी उनके साथ आ मिले। 15 अगस्त 1855 ईस्वी को सरकार ने एक घोषणा द्वारा सांथालों को 10 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, किंतु एक भी विद्रोही सांथाल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 10 नवंबर 1855 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल और बिहार के सांथाल अंचलों को सेना को सौंप दिया। तत्पश्चात अमानुषिक अत्याचारों का नंगा नाच शुरू हो गया। फरवरी 1856 ईस्वी में सांथाल विद्रोह के सबसे बड़े नेता सिद्धू गोली का शिकार बन गया। चांद और भैरव भागलपुर के पास भयंकर युद्ध में मारे गए। फरवरी के तीसरे सप्ताह में कन्नू वीर भूमि जिले में पुलिस के हाथ पकड़ा गया। उसे उसी वक्त गोली मार दी गई। इस प्रकार सरकार ने कठोर दमन नीति का अनुसरण करते हुए सांथाल विद्रोह का दमन कर दिया। अंग्रेज सेना का तोपों और बंदूकों से लैस होना सांथालों की असफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। तो आप देख लो कि कितनी ज्यादा सांथालों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भावना पैदा हो गई थी, दुर्भावना पैदा हो गई थी। ये दुर्भावना एक दिन में नहीं पैदा हुई थी। ये दुर्भावना अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण पैदा हुई थी और वो सफल हो जाते सांथाल। लेकिन भारत के कुछ, मैंने बताया ना, वफादार कुत्तों ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया, जिस कारण से सांथाल लोगों का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। और अंग्रेज सरकार के पास आधुनिक हथियार थे और इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अगर संपूर्ण भारत की जनता सांथालों का साथ दे देती तो सांथाल अंग्रेजों का पूर्ण रूप से दमन कर देते। भारत के नकली अंग्रेजों ने ही भारत को गुलाम बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के नकली अंग्रेजों ने, अर्थात भारत के साहूकारों ने, राजाओं ने, जमींदारों ने, पुलिस के अफसरों ने, उन्होंने ही भारत को गुलाम बनाए रखने में अंग्रेजों की मदद की। इसीलिए गांधी को सबसे पहले चेतना जगानी पड़ी कि भारत के लोगों समझो। इसीलिए गांधी को वो काम करना पड़ा कि जब पहले भारत के लोगों को समझाया जाए कि तुम जब तक इनका सहयोग बंद नहीं करोगे तब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए गांधी को असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन चलाना पड़ा। अब आपको समझ में आई, गांधी ने अहिंसा का रास्ता ना अपनाकर अहिंसा का रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि हिंसा के रास्ते में सामने वाला, आप हिंसा करोगे तो सामने वाला भी हिंसा करेगा और उसके पास आपसे कहीं ज्यादा आधुनिक हथियार है, तो आप उससे हिंसा के रास्ते तो जीत नहीं पाओगे ना। तो अगर आपको जीतना है तो उसका एक अलग रास्ता है, उसका एक अलग तोड़ निकालना पड़ेगा। इसलिए गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे कि अगर हम इनको नहीं मार रहे फिर भी ये हमें मारेंगे तो पूरी दुनिया को पता तो चलेगा ना कि कौन किस पर अत्याचार कर रहा है, पूरी दुनिया मानेगी तो कि कौन किस पर अत्याचार कर रहा है। समझ में आई बात? इस विद्रोह के पश्चात सांथाल परगना नामक एक पृथक जिला बना दिया गया। इसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिले में से लिया गया।
सांताल अंचल में यूरोपीय मिशनरियों के अतिरिक्त अन्यों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। इन पादरियों का प्रमुख कार्य सांतालों में ब्रिटिश राजभक्ति की भावनाएं उत्पन्न करना था। औपनिवेशिक सरकार को आशा थी कि नए फरगने के निर्माण और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से सांताल संतुष्ट हो जाएंगे, किंतु इसके बाद भी सांताल चुप होकर नहीं बैठे। उन्होंने 1871 ईस्वी और पुनः 1880-81 ईस्वी में विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया, किंतु आधुनिक हथियारों से युक्त सरकारी सेनाओं ने सांताल विद्रोह का पुनः दमन कर दिया। समझ लिया? इसीलिए गांधी ने इसीलिए हिंसा का रास्ता ना अपनाकर अहिंसा का रास्ता अपना, क्योंकि हमारे पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं थे। आधुनिक हथियार किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे, और हम इनसे हिंसा के माध्यम से लड़कर जीत नहीं सकते थे। जीत सकते थे तो सिर्फ अहिंसा के रास्ते से। समझ में आई बात? बुकानन का कार्य विवरण समझ लेते हैं। इसने क्या किया है? ठीक है, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। वह भारत आया और उसने 1815 ईस्वी के अवधि में बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। उसने कुछ वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबजली के शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य किया। अपने कलकत्ता प्रवास के काल में उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। बुकानन ने कुछ समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। उसने बंगाल सरकार के अनुरोध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र की भूमि का विशद सर्वेक्षण किया। 1815 ईस्वी में अस्वस्थ होने के कारण वह इंग्लैंड लौट गया। अपनी माता की मृत्यु के बाद वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना और उसने उनके वंश नाम हैमिल्टन को ग्रहण कर लिया। इसीलिए उसे बुकानन हैमिल्टन के नाम से जाना जाता है। बुकानन के विवरण में हमें तत्कालीन भारत, विशेष रूप से बंगाल प्रांत के विषय में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने पहाड़िया लोगों, सांतालों और अस्थायी कृषि के विस्तार पूर्वक लिखा है, क्योंकि उस समय जब यह आया था तब अंग्रेजों के पास भारत का एक ही प्रांत था। कौन सा? बंगाल प्रांत। उनका बंगाल प्रांत पे ही सबसे बड़ा अधिकार था। तो ये बुकानन बंगाल प्रांत में ही इसने सबसे ज्यादा काम किया। बंगाल प्रांत में इसने बड़ा काम किया था। बुकानन के विवरण से हमें तत्कालीन भारत, विशेष रूप से बंगाल प्रांत के विषय में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने पहाड़िया लोगों, सांतालों और अस्थायी कृषि के विस्तार पूर्वक लिखा। उल्लेखनीय है कि अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लेने और अपने व्यवसाय का विकास कर लेने के बाद कंपनी का प्रमुख उद्देश्य उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना हो गया जिन पर अधिकार करके वह उनका इच्छा अनुसार उपयोग कर सकती थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने परिदृश्यों एवं राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण करवाया, खोज यात्राओं का आयोजन किया और अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों एवं चिकित्सकों को जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा। फ्रांसिस बुकानन एक ऐसा ही व्यक्ति थे। वह असाधारण प्रेक्षण शक्ति से संपन्न था। वह जिस भी स्थान पर गया उसने वहां के पत्थरों, चट्टानों एवं वहां की भूमि के विभिन्न स्तरों की भली भांति अध्ययन किया। अपनी यात्राओं के दौरान उसने उन मूल्यवान पत्थरों एवं खनिजों का पता लगाने का प्रयास किया जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे।
उसने ऐसे स्थानों का भी पता लगाया जो लौ खनिज एवं अभ्रिक ग्रेनाइट और सेंट पीटर से संबंधित थे। उसके द्वारा नमक निर्माण एवं कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया। तो ये जो व्यक्ति था ये भूगोलविद था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। इसने अंग्रेजों के लिए भारत में छुपे उस खजाने को खोजने का काम किया जो अंग्रेज अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब इसने भूमि का सर्वेक्षण किया, पहाड़ों का सर्वेक्षण किया, सर्वे किया और पता लगाया कि कहां पर क्या है, किस प्रकार की कहां खेती की जाए जिससे कि अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा हो। तो इसने उन कामों को अंजाम दिया। इसने भूमि का सर्वेक्षण किया और पता लगाया किस भूमि पर किस प्रकार की खेती करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसे ज्यादा लाभ होगा। कहां किस प्रकार का कहां किस प्रकार के अयस्क है, कहां लोहा है, कहां पर खनिज है, कहां नमक बनाने के लिए सही स्थिति है और कहां का लोहा सबसे ज्यादा अच्छा है। इन सब चीजों को ढूंढने में आपके बुकानन ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद की, जिस कारण से अंग्रेजों को भारत के उस खजाने के बारे में भी पता चल पाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे बहुत से ज्ञानी वैज्ञानिक लोगों को बुलाया जिन्होंने भारत का गहन अध्ययन किया और भारत में छिपे हुए खजाने को लूटने में इनकी मदद की। समझ में आई बात? तो बुकानन उन्हीं में से एक था। बुकानन एक बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन था जो भूमि को देखकर ही भूमि की स्थिति परिस्थिति के बारे में पता कर लेता था। देखो आपने सुना ही कि उसने बहुत सी जमीनों का सर्वेक्षण किया, उनको टेस्ट किया, उनका परीक्षण किया, चट्टानों का परीक्षण किया, पेड़ों का परीक्षण किया, सब चीजों को उसने बहुत ही सटीक तरीके से देखा और अंग्रेज सरकार को या कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे लाभ मिल सके उसके लिए उन्हें नीतियां बनाकर दी कि यहां पर इस प्रकार के पेड़ लगाओगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, यहां पर इस प्रकार की खेती करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, यहां पर खनिज है, आपके कोयला है, ये है वो है। इसने पता करके बहुत अच्छे से बताया अंग्रेज सरकार को, जिससे अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी उन चीजों को लूटने में कामयाब रही जिन चीजों को कभी भारतीय लोग भी प्रयोग नहीं कर पाए थे। समझ में आई बात? क्योंकि इसने विज्ञान का बहुत अच्छे से प्रयोग किया और विज्ञान की मदद से भारत को लूटने का एक नया रास्ता उसने खोलकर अंग्रेज सरकार को प्रदान कर दिया। आगे सुनो। बुकानन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि वह किसी भूदृश्य का मात्र वर्णन ही नहीं करता था, अपितु सुझाव भी देता था। सुन रहे हो? सिर्फ वो मापदंड नहीं देखता था, भूदृश्य का मात्र वर्णन ही नहीं करता था कि कैसी है, वो सुझाव भी देता था कि कहां पर क्या बोया जाए, क्या उगाया जाए, ताकि उसमें परिवर्तन करके उसे किस प्रकार अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजमहल की निचली पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए उसने लिखा था, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है, यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी पहाड़ियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टाने पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत एवं उन्नत खेती की, जिसके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी के स्थान पर टसर और लाख के लिए बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। सुन रहे हो? वो टसर के पेड़ों को और आपके लाख के पेड़ों को लगाने का सुझाव देता है। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त ना हो वहां पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बुकानन के विवरण का अध्ययन करते हुए हमें यह
अवश्य याद रखना चाहिए कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि एवं प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न थी। वह वनस्पतियों की जीवन शैली का आलोचक था और उसका विचार था कि वन क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुकानन की यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार एवं अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह एक विशाल दल के साथ यात्रा करता था जिसमें नक्शा बनाने वाले, सर्वेक्षक, पालिकी उठाने वाले, कुली आदि सम्मिलित होते थे। उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है, इसके स्पष्ट निर्देश दिए जाते थे। इस प्रकार किसी भी गांव में पहुंचने पर उसे सरकार के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था, ना कि एक पर्यवेक्षक के रूप में। तो बुकानन बहुत ही स्मार्ट बंदा था, जो जमीन को देखता था और उसकी में क्या कमियां है, क्या गुण है, ये सब बताता था। ये सारी चीजें वो नोट डाउन करता था, जिससे कि अंग्रेजों की कमाई में बढ़ोतरी की जा सके, ज्यादा से ज्यादा। समझ गई बात? वो अंग्रेजों के लिए काम करने आया था, भारतीयों के लिए नहीं। उसका मूल उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई में किस प्रकार से भारत के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सम्मिलित कराया जा सके, इस चीज को सुनिश्चित करने वो आया था। उसका मूल उद्देश्य ये था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत की जमीन बर्बाद हो रही है, भारत के जंगल बर्बाद हो रहे हैं, भारत के लोगों की आय बर्बाद हो रही है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ मतलब था तो अपनी उस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बुलाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इस चैप्टर को और विस्तार से पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय